हेलो दोस्तों, आर्ट्स डिवीजन 0.1 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 1857 की क्रांति के परिणाम। आखिर 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए, किस प्रकार के परिणाम हुए, जिसके जरिए हम यह लेखा जोखा हासिल कर लेंगे कि जितना मैंने पिछला वीडियो बनाया जिसमें मैंने 1857 की क्रांति, उसका महत्व, उसकी बहुत सारी खूबियों को बताया, कुछ कमियों को बताया, फिर आखिर इसका क्या परिणाम निकला, जिसके बाद ब्रिटिश हुकूमत अपनी नई एजेंडा के साथ भारत में अपना शासन प्रणाली को स्थापित किया। इसके जरिए हम सबसे पहले जानेंगे 1857 के पहला परिणाम जो है संवैधानिक परिवर्तन। 1857 की क्रांति ने सबसे पहले संवैधानिक ढांचा के तहत अपना परिवर्तन लाया। सबसे पहले इसके पहले जो भी नियम जो आती थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत आती थी, लेकिन 1857 के विद्रोह ने जिस तरह अंग्रेज को झकझोर दिया, अंग्रेजों को तोड़ दिया, अंग्रेजों के अंदर जितनी भी ताकत थी उसके माने नींव को हिला दिया। उस अनुसार देखा जाए तो यह संवैधानिक ढांचा परिवर्तन करना आवश्यक हो गया था ब्रिटिश हुकूमत को। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के जो तहत कानून आती थी उसकी जगह पे अब ब्रिटिश क्राउन के तहत नियम आने लगे, जिसमें 1858 से अधिनियम, जिसका नाम रख दिया भारत शासन अधिनियम, के तहत यह अधिनियम हमारे देशों में आने लगे, जिसमें बहुत सारे चेंजिंग आए। जिसमें सबसे पहले हम जानकारी हासिल करेंगे आखिर उसमें हुआ क्या गया। 2 अगस्त 1858 ईस्वी को भारत अधिनियम पारित कर, यानी 2 अगस्त 1858 ईस्वी को भारत में एक अधिनियम आया। ठीक है, कब आया? तो 2 अगस्त 1858 को, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समापन कर दिया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वर्चस्व था उसको समापन कर दिया गया। यानी जो काम होगा ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश हुकूमत के जरिए काम होगा डायरेक्ट। दूसरा पॉइंट बोला इसका, यह प्रशासन ब्रिटिश ताज के अंतर्गत चलेगा, यानी जो भी प्रशासन कार्यकारिणी है वो किसके तहत चलेगा? जो किसके तहत? तो ब्रिटिश ताज के तहत, यानी ब्रिटिश राजा के तहत चलेगा। अगला पॉइंट बताता है कि भारत के प्रशासन के लिए भारतीय सचिव को नियुक्त किया गया, यानी इससे पहले जो भी नियम आते थे उसमें भारतीय सचिव प्रशासन के लिए नहीं होते थे, लेकिन अंग्रेजों को ऐसा फील हुआ कि अगर हम इस तरह से भारतीय सचिव को नहीं रखते हैं तो भारत में फिर से आंदोलन शुरू हो सकता है और हमारा साम्राज्य भारत से खत्म हो सकता है, यानी जो मैंने उपनिवेश स्थापित किए हैं वो उपनिवेश समाप्त हो जाएंगे। इसके डर से अंग्रेजों ने क्या किया कि प्रशासन के लिए भारतीय सचिव को नियुक्त किया, ताकि कम से कम भारतीय लोग हमारे प्रति सहानुभूति दे। गवर्नर जनरल को वायसराय या सम्राट के प्रतिनिधि कहा जाने लगा, यानी गवर्नर जनरल यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जितने भी अधिकारी आए उनको गवर्नर जनरल कहा गया, लेकिन जब ब्रिटिश क्राउन के तहत आए उनको वायसराय कहा गया, यानी सम्राट का प्रतिनिधि। यानी सम्राट जिस तरह इंग्लैंड में शासन चला रहा था उसी का प्रतिनिधि था। जैसे कि मान के चलिए संसद में क्या जाता है, आपके द्वारा प्रतिनिधि जाते हैं, वो प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, तो प्रधानमंत्री एक मेन आदमी हो गया और उसके बाद जितने भी संसद हुए वो हमारे प्रतिनिधि यानी जनता के प्रतिनिधि हो गए। दूसरा पॉइंट आया महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, यानी महारानी विक्टोरिया ने देखा कि जिस प्रकार हमारे इस नींव को हिलाने की कोशिश भारतीय जनता ने किया है, अगर हमने इसको अगर अंकुश नहीं लगाया तो आगे चल के बहुत सारी दिकदारी हो सकती है। अगर हम इन्हें लाभ नहीं देते हैं फिर भी नुकसान हो सकता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक घोषणा पत्र जारी किया। 1858 ईस्वी में इलाहाबाद में एक दरबार लगाएगा, इलाहाबाद में 1858 में क्या लगाया, एक दरबार लगाया, जिसमें इंग्लैंड के महारानी की ओर से एक घोषणा पत्र पढ़ा गया। यानी सवाल उठता है कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया? तो इलाहाबाद में पढ़ा गया। कब पढ़ा गया? तो 1858 में पढ़ा गया। यानी किसकी? तो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की, जिसमें यह नियम था कि भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति जो असंतोष फैल गया था, यानी 1857 से पहले जितनी भी असंतोष व्यापक थी हमारे भारतीयों के बीच में, उसको दूर करना, उसको कम करना। कुछ घोषणा इस प्रकार है। पहला, राजाओं के दत्तक पुत्र लेने का अधिकार होगा, यानी जो दत्तक पुत्र डलहौजी ने हड़प की नीति के अनुसार दत्तक पुत्र यानी गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया था, उसको पुनः लागू कर दिया गया, ताकि भारतीयों का जो रुझान हो हम लोग की तरफ ज्यादा हो जाए। पॉइंट नंबर दूसरा कहता है कि देसी राज्यों को अंग्रेजी राज्य में विलय नहीं होगा, यानी जो देसी राज्य सहायक संधि के तहत कहां विलय कर दिया जाता था? लॉर्ड वेलजेली ने सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है और हड़प नीति का जन्मदाता डलहौजी को माना जाता है। इन दोनों के जो नियम थे उसको चेंज करके ब्रिटिश सरकार ने गोद लेने की प्रथा को लागू कर दिया, साथ ही देसी राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाने से मना कर दिया कि वो अंग्रेजी राज्य में नहीं मिलेंगे। तीसरा पॉइंट, भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी जिस प्रकार हमारे भारतीय समाज की संस्कृति को अंग्रेजों ने धूमिल किया था, ब्रिटिश सरकार महारानी विक्टोरिया ने यह कहा कि हम आपकी सामाजिक और निजी जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ताकि भारतीय लोगों का समर्थन हमें मिले। अगला पॉइंट आता है सैनिक संगठन में परिवर्तन, क्योंकि आपको मैं पहले बता देता हूं कि 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह था, सैनिक विद्रोह था।
तो ब्रिटिश हुकूमत सबसे पहले इस पे फोकस करना चाहा कि सैनिक जो छावनी है उस पर सुधार किया जाए। भारतीय सेना में यूरोपीय प्रतिनिधित्व को बढ़ा दिया जो पहले नहीं था, यानी 1857 से पहले ये सारी गतिविधियां नहीं थी, लेकिन जब सैनिक संगठन में परिवर्तन लाया गया तो उसमें किसको डाला गया, यूरोपीय प्रतिनिधि को, यानी यूरोपीय लोग उस सेना का क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे, और जो भी अगर उसमें गड़बड़ी हो रही है, किसी प्रकार का विद्रोह हुआ, चाहे किसी प्रकार का लीडरशिप तैयार किया जा रहा है, चाहे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कोई आवाज उठाया जाए, तो उसकी जानकारी ब्रिटिश हुकूमत को मिले और ताकि उसमें सुधार भी किया जाए और उसको दबा दिया जाए आंदोलन होने से पहले। दूसरा पॉइंट, तोपों के संचालन का भार यूरोपीय सैनिक को दे दिया, यानी तोपों का संचालन का भार पहले भारतीय सैनिक के पास भी था, लेकिन उसको हटा के किसको दे दिया गया, यूरोपीय सैनिक को दे दिया गया। अगला पॉइंट कहता है भारतीय सैनिकों को टुकड़ियों में धर्म और जाति के आधार पर रखा, यानी पहले क्या था, सभी लोगों को एक साथ रखा गया था, जिसकी वजह से आंदोलन प्रबल हो गया, लेकिन इन्होंने देखिए कितनी चालाकी से क्या किया, धर्म के नाम पर अलग कर दिया, जाति के नाम पर अलग कर दिया। यानी ये चाइना का नीति है। तिब्बत पर जब चाइना ने अटैक किया तो क्या किया, तिब्बत वाले कुछ लोग को इधर बैठा दिया, कुछ लोग को इधर बैठा दिया, ना साथ रहेंगे ना आंदोलन करेंगे। यानी धर्म के नाम पे बांटे तो धर्म के नाम पे बांटे तो आपके दिमाग में क्या चलेगा कि हम हिंदू धर्म से, हम मुस्लिम धर्म से हैं, जाति के नाम पे हम बड़े ब्राह्मण जाति के हैं, हम शूद्र जाति के हैं। यानी ये सारा काम अंग्रेजों ने इसलिए किया ताकि ये लोग एक रहेंगे तो फिर विद्रोह कर सकते हैं, तोड़ के रखेंगे तो विद्रोह नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं इन लोगों को 1857 का विद्रोह अंदर से झकझोर दिया था, एक डर पैदा कर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने ये सारी नीतियां बनाई। अब आता है फूट डालो शासन करो की शुरुआत। यहीं से उन्होंने शुरुआत किया फूट डालो, क्योंकि उनको मालूम था कि हिंदू मुस्लिम प्रबलता ने इस आंदोलन को सर्वोपरि बना दिया था। 1857 को हाईलाइटेड अगर कोई किया तो हिंदू मुस्लिम एकता ने किया, और इस एकता को तोड़ना बहुत जरूरी था। अगर इस एकता को अंग्रेज तोड़ते नहीं तो शायद हुकूमत 100 साल और नहीं किए होते। इसलिए उन्होंने इस पे ज्यादा फोकस किया, और इसलिए उन्होंने क्या किया, फूट डालो और शासन करो की नीति। यानी इनकी शुरुआत इन्होंने कैसे किया, जैसे कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ, किसके लिए, पूरे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, लेकिन अंग्रेजों ने दूसरे धर्म वाले यानी मुस्लिम धर्म के समर्थक को, लीडर को चढ़ाकर 1906 में क्या स्थापना करा दिया, मुस्लिम लीग का, ताकि मुस्लिम लीग के तहत मुसलमानों का समर्थन मिले और कांग्रेस हिंदुओं का पार्टी हो जाए। इस तरह से उन्होंने मतभेद पैदा किया। गाय सुअर का चर्बी वाला तो आपको मैंने पहले पिछली वीडियो में बता दिया है। ये सब की भावना मन में डालकर इन लोगों ने पूरी तरह से हमारी सामाजिक व्यवस्था को छीन भीन कर दिया, क्योंकि उनको मालूम था अगर इनको फूट नहीं डालेंगे तो क्या होगा, शासन हम नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। यानी जब यह आंदोलन सफल नहीं हुआ तो हमारी भारतीय जनता के अंदर एक सोच गया, एक दृष्टिकोण तैयार हुआ कि आखिर हमारा यह जो मुहिम था वो कामयाब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे में कहीं ना कहीं एकता की कहीं कमी आ गई थी। यानी बहुत जगह आपने, मैं पिछली वीडियो में बताया कि राजस्थान, गुजरात, ग्वालियर, बहुत ऐसी जगह है जहाँ के राजा, चाहे हैदराबाद के राजा ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, बहुत लोगों ने इसको दबा दिया था, बहुत लोग इसको आगे बढ़ने नहीं दिए थे। इसलिए एक ऐसी संगठन की हमें जरूरत थी जो हमारे भारतीय लोगों के लिए काम करे। किसके लिए काम करे, भारतीय लोगों के, किस काम के लिए, तो स्वतंत्रता के लिए। इसके लिए 1885 में ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में क्या बना, एक अंग्रेजी अधिकारी जिसने क्या बनाया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, और इसके तहत भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की एक चिंगारी फिर से लगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव कब आया, जब अंग्रेजों ने देखा कि अगर इसमें अगर मतभेद पैदा नहीं करते, इन्हें बांटते नहीं तो ये संगठन इतनी बड़ी हो जाएगी, तो 1914 से पहले ही क्या लेंगे, आजादी ले लेंगे। इसलिए उन्होंने इसको भी बांटने की कोशिश की। यानी सियासी जो खेल है अंग्रेजों ने बड़ा बखूबी निभाया है। और हम और आप आज हमारे भारतीय समाज में कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम लेके मन में सवाल आता है, इसका बीज 1857 में बोया गया था, जिसकी फसल आज काटी जा रही है। अगर आप भारतीय जनता है तो आप समझदार बनिए, सही तरीका से सोचिए। इंसान एक ही है, बस अपना अपना रिलीजन है, जो अपने धर्म को अपने हिसाब से मानता है उन्हें मानने दीजिए। बस आप पॉलिटिक्स पार्टी में जो भी बातें बात ली जाती है धर्म को लेकर, उस पर मत जाइए। आप देखिए कि अगर जिस व्यक्ति को आप जिता रहे हैं, चाहे उसको आगे बढ़ा रहे हैं, वो देश में काम कर रहा है कि नहीं। यानी यहाँ रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, औद्योगिकरण चाहिए, ताकि हमारे यहाँ लोग डेवलप करें, न कि धर्म की लड़ाई चाहिए। हमारे देश में धर्म की लड़ाई प्रबलता की तरफ बढ़ती जा रही है। देखिए राजनीतिक पार्टी क्या करती है, जो काम अंग्रेजों ने किया वो आज वो कर रही है।
अंतर क्या है? आग उन्होंने लगाया, रोटी उन्होंने सेका। आज पॉलिटिक्स पार्टी क्या कर रही है? दोनों जाति को लड़ा रही है और रोटी सेक रही है। तो आप इन नीतियों से सीखिए और अपने आप को सही लीडर का नेतृत्व चुनाव कीजिए। अगर सही लीडर चुनिएगा, सही प्रतिनिधित्व होगा तो देश तरक्की करेगा। अगर सही प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तो देश का विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि अंग्रेज ये हमें सिखा के गए हैं और हमें सीखना चाहिए इनसे। ये बहुत कुछ लूटे लेकिन बहुत कुछ सिखाए गए हैं। अगर हम लोग सीख लेंगे तो बहुत आगे जाएंगे।